Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन। आज दोस्तों जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इजराइल के प्रोटेस्ट के बारे में। कई दिनों से इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि ये प्रोटेस्ट की जो श्रृंखला है ये जनवरी 2023 से प्रारंभ हो गई थी। मार्च में भी काफ़ी व्यापक होने का प्रयास हुआ था, यानी कि काफ़ी बड़े थे, लेकिन तब सरकार ने थोड़ा सा डिले कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में एक बिल पास किया और उस बिल के पास होने के बाद क्या हुआ, व्यवस्था बदली और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट का कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, और लोकतंत्र को अगर खतरा इजराइल में होता है तो इसका मिडिल ईस्ट पे यानी कि मध्य पूर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा को इजराइल के बारे में। दोस्तों एक बिल वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, उसको पास किया गया। जो ये बिल है दोस्तों, इस बिल ने क्या किया कि वहाँ की जो जुडिशरी है और जुडिशरी को जो ये पावर थी जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, यानी कि न्यायिक पुनर्लोकन भारत में बोलते हैं, उस तरह की पावर को क्या था कम कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसमें यह किया गया है कि जुडिशरी जहां पहले सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यों को चेक कर सकती थी, संसद के कार्यों को चेक कर सकती थी, सरकार की नीतियों को संसद के द्वारा पास किए गए लॉ को रिव्यू करके उनको कैंसिल कर सकती थी, उनको नल एंड वॉइड कर सकती थी, वो अधिकार अब वहां के सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया है। और इसी को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन प्रारंभ हुए, वहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हुए और बहुत ही व्यापक प्रदर्शन, व्यापक प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं। इजराइल के बनने के बाद यानी कि 48 से हम देखें तो 1948 से लेके अब तक पिछले लगभग 70 सालों में इस प्रकार के प्रोटेस्ट दोस्तों वहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो इस लेक्चर में हम इस पूरी कहानी को जानेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा एक नज़र डालें तो ये इजराइल है। इजराइल दोस्तों क्या है, मिडिल ईस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि बहुत महत्ता रखता है, क्योंकि इजराइल जो है दोस्तों आपका मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी जो आपका ब्लैक सी से जुड़ता है, और ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, यही मेडिटेरेनियन सी फिर बाद में जाके आपको आगे अन्य और ओशन से क्या करता है दोस्तों अटैच हो जाता है। दूसरा इजराइल की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो इस पूरे इजराइल को अब देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में या तो मोस्टली देश अब जो भी मोनार्की की तरह, या बहुत से देशों में तानाशाह। एक ही देश है मिडिल ईस्ट में जो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एक डेमोक्रेसी को दोस्तों लेकर चलता था या एक संसदीय लोकतंत्र को लेकर चलता था, और वहाँ भी इस प्रकार का बिल पास होना, इसको लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ पर लोकतंत्र अब क्या होगा, डेमोक्रेसी क्या होगी, अब समाप्त हो जाएगी, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसकी मुख्य वजह क्या है, मेन वजह क्या है कि ये बिल क्यों लाया गया, इसके बहुत सारे कारण दोस्तों बताए जा रहे हैं। बहुत सारे कारण क्या हैं, एक तो प्रमुख कारण ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर पीएम है, जो छठी बार पीएम बने हैं, 6 टाइम यानी कि छठवां उनका पीरियड बना है, अभी रिसेंटली 2022 में छठी बार वो पीएम बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर जो करप्शन के एलिगेशन हैं उनको बचाने के लिए ये आंदोलन या ये बिल लाया गया है, और उसके अगेंस्ट अब क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन पीछे की एक कहानी एक ये भी है कि अभी जो वहाँ पर गवर्नमेंट बनी है दोस्तों वो है एक अलायंस गवर्नमेंट। इजराइल के अंदर हमेशा दोस्तों जो बनी है गवर्नमेंट, वहाँ पर हमेशा आपकी एक अलायंस गवर्नमेंट ही बनती है, क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है दोस्तों, वैसे तो वहाँ पर क्या है, आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। जैसे भी मैंने आपको कहा कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भारत की तरह ही एक संसदीय लोकतंत्र वाली सरकार है, यानी कि यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक वो दोस्तों अपने आपको बोलता है कि हमारी जो सरकार है वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, यानी कि पार्लियामेंट भी है, रिपब्लिक भी है और यूनिटरी है। जैसे हम फेडरल हैं, रिपब्लिक हम भी हैं, पार्लियामेंट्री हमारे यहाँ भी है।
लेकिन दोस्तों क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा, इसके अलावा पंचायती, जो पंचायती सिस्टम हमारे यहाँ पर है, वहाँ पर हमारे जो आम चुनाव होते हैं, उस आम चुनाव में हम FPPS, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। ये सिस्टम क्या होता है, जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो विजय श्री के तिलक को अपने माथे पर सुशोभित करता है। ये तो हमारे यहाँ तरीका है। लेकिन वहाँ पर तरीका क्या है कि इजराइल के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चुनाव में खड़ी होती हैं, चुनाव लड़ती हैं, और जिस पार्टी को जितना वोट मिलता है, जितना वोट प्रतिशत मिलता है, उतना ही वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसकी 120 सीट है, जिसको आप देख भी रहे हैं, वो है नेसेट, जो यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट की जो 120 सीटें हैं उनके प्रतिशत के अनुसार, यानी कि जो उनको वोट प्रतिशत मिला है उस हिसाब से उनको क्या मिल जाता है दोस्तों, सीटें 120 डिवाइड हो जाती हैं। तो हमारे जैसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पर वोट प्रतिशत के आधार पर क्या मिल जाती हैं, सीटें मिल जाती हैं। अनेकों देशों का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा तो अलग अलग सिस्टम है। कहीं पर यह भी सिस्टम आप देखेंगे कुछ देशों में कि जहाँ पर लिस्ट जारी होती है, जैसे कि फ्रांस, वहाँ पर लिस्ट जारी होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना लिस्ट जारी करती है। लिस्ट में ये भी होता है कि वो लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इजराइल का पॉलिटिकल सिस्टम ये है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में खड़ी होंगी और चुनाव में खड़ी होंगी तो उनके वोट प्रतिशत के हिसाब से उनको क्या मिल जाएगा, सीटें मिल जाएंगी। यही वजह है कि वहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट कौन सी बनती है, अलायंस गवर्नमेंट बनती है। अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट बनी है वो गवर्नमेंट है दोस्तों 120 में 64 सीटें लेकर। अब ये बात निश्चित है कि 120 में जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, यानी कि जिसको बहुमत मिलेगा, वो क्या करेगी दोस्तों, आपका वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगी। यानी कि 120 में जैसे हमारे यहाँ पर होता है 273 प्लस, ऐसे ही वहाँ पर 61, यानी कि 60 प्लस सीटें जिसके पास होगी उसको क्या मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस 60 सीटें लेने के लिए वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा। ये है बेटा आपका लिक्विड पार्टी, ये बेंजामिन जी की पार्टी है, यानी कि जो भी PM उनकी पार्टी है। इसके अलावा जो अदर पार्टीज़ हैं, ये सब पार्टीज़, चाहे सास हो, जोइस्ट हो, यूनाइटेड ट्रस्ट हो, जितनी भी आप ये पॉलिटिकल पार्टीज़ देख रहे हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी मेनली माना जाता है कि मोस्टली इसमें से दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। मोस्टली ये सारी पार्टी जो हैं दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। हालांकि मैंने अभी कहा कि जो बेंजामिन है लिक्विड पार्टी के, वो 6ठी बार, यानी कि 6वीं बार क्या कर रहे हैं, PM बन रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने अलायंस बनाया है, लेकिन जो पहले अलायंस बनाए उसमें मोस्टली उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसीज को, यानी जो लिबरल पार्टीज़ हैं उनका ज़्यादा समर्थन लिया था। लेकिन इस बार दक्षिणपंथी पार्टी जो हैं, जो राइट विंग जिनको कहा जाता है, एक लेफ्ट विंग होता है, जैसे हमारे यहाँ भी है CPI वगैरह जो पार्टीज़ हैं वो लेफ्ट विंग कही जाती हैं। राइट विंग जैसे आपका BJP पार्टी है उसको राइट विंग कहा जाता है। इसके अलावा एक आपका सेंटर विंग कहा जाता है जिसमें कांग्रेस आ जाती है। तो उसी तरह दोस्तों वहाँ भी पार्टीज़ हैं। इनके समर्थन से उन्होंने क्या किया दोस्तों, 64 सीट ली और सरकार बनाई है, गवर्नमेंट बनाई है। अब जो ये रेडिकल पार्टीज वहाँ पर हैं, यानी कि रेडिकल पार्टी नहीं, जो दक्षिणपंथी पार्टी हैं, दक्षिणपंथी पार्टी का दोस्तों क्या है, उनका अपना एक एजेंडा है। एजेंडा क्या है, ये देखें दोस्तों, तो ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक में आप जानते होंगे ये गाजा स्ट्रिप है। जो ये दोस्तों वेस्ट बैंक है, यहाँ पर इजराइल की बस्तियाँ हैं, इजराइल की बस्तियाँ हैं। और ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों को मिला के बनता है फ़लस्तीन। जो ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में इजराइल सेटलमेंट्स हैं। होता ये है, जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, यानी कि जो रेडिकल कह रहा हूँ, फिर राइट विंग जो पार्टीज़ हैं, वो जो पार्टीज़ दोस्तों क्या हैं, हमेशा क्या करती हैं, यहाँ पर चाहती हैं कि उनका अपना वोट बैंक मजबूत हो
और यहाँ पर जो फिलिस्तीन की जो लैंड है उनको वो ऑक्युपाइड करते रहें और यहाँ पर अपने सेटलमेंट को बढ़ाते रहें। जब भी इस प्रकार के सेटलमेंट को लेकर कोई भी बिल या कोई भी स्टेप लिया जाता था, होता क्या था कि जो इजराइल है, इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो मोस्टली क्या करता था, उस बिल को नल एंड वॉइड कर देता था। तो जो वहाँ की दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, यानी कि जो राइट विंग पार्टियां हैं, उनको ये बात नागवार गुजरती है, उससे उनका वोट बैंक क्या दोस्तों कमज़ोर होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये बिल आता है तो इससे हमारा वोट बैंक क्या होगा, मजबूत होगा, इससे बेंजामिन को भी फ़ायदा होगा और जो ये दक्षिणपंथी पार्टी हैं इनको भी क्या होंगे, बेनिफिट होंगे, लाभ होंगे। तो मेन वजह ये है कि दक्षिणपंथी पार्टियां अपने वोट बैंक को क्या करना चाहती है, मजबूत करना चाहती हैं। एक बार हल्का सा हम जाने कि सरकार का तर्क क्या है, गवर्नमेंट के लॉजिक क्या है इस बिल को लेकर, और दूसरा आखिर ये बिल के बाद होने क्या वाला है, यानी कि इस बिल से हो क्या जाएगा। थोड़ा सा मैं बेसिक समझा रहा हूँ, फिर मैं बाद में वहीं पर लौट कर आऊँगा कि हो क्या जाएगा। एक्चुअली सरकार का कहना यह है, इस बिल की जब हम बात करते हैं तो इस बिल में दोस्तों बातें ये हैं कि संसद के जो फैसले पहले न्यायपालिका पलट देती थी, अब न्यायपालिका वो फैसले पलट नहीं पाएगी। अगर पलट भी दिया तो न्यायपालिका के उस पलटे हुए फैसले को दोबारा फिर संसद सिंपल मेजॉरिटी से पास करने का अधिकार रखेगी। एक तो ये, दूसरा जुडिशरी जो है दोस्तों, जुडिशरी के जो सदस्य हैं उनके चुनने की जिम्मेदारी, यानी कि जैसे हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ऐसी वहाँ भी चुनने के लिए कमेटी बनती है, यानी कि जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी बनती है। उस कमेटी के अंदर सरकार का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, सरकार उसमें बड़े नंबर से आएगी। एक अगला ये था कि जहां मंत्रियों को पहले कानूनी सलाहकारों की बातें सुननी पड़ती थी, जाननी पड़ती थी, उनके कहे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, अब क्या होगा, वो अपने मनमर्जी से मंत्री क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। उनको जरूरत नहीं कि वो किसी भी तरह के सलाह लें, एडवाइस लें, वो अपनी मनमर्जी से क्या कार्य कर सकती हैं। और दूसरा, अब सरकार कोई भी अगर एक्ट पास करेगी, कोई भी लॉ पास करेगी, तो जुडिशरी के पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि वह उस कानून को क्या करे, रद्द करे। ये तो दोस्तों इस बिल के अंदर हुआ है, इस कानून के अंदर हुआ है, जो ये एक्ट पारित हुआ है। इस एक्ट के पारित होने के पीछे विपक्ष का कहना क्या है, यानी कि जो अपोजिशन है और प्रोटेस्ट करने वालों का कहना क्या है। कमाल की बात यह है कि केवल विपक्षी इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है। और हम इजराइल का जब नाम लेते हैं तो मोसाद का नाम आता है। मोसाद के चीफ ने भी कहा है कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया तो मोसाद भी इसका क्या करेगा, इसके अगेंस्ट खड़ा होगा। बहुत सी कंपनियां विरोध कर रही हैं, सिविल सोसाइटी विरोध कर रही हैं, फोर्स के भी जवानों ने, करीब 10,000 जवान का जैसे मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी कहा है कि ये बिल वापस होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रोटेस्ट काफ़ी लेवल पर है कि केवल हम अपोजिशन के ऊपर बात करें ऐसा नहीं है, अपोजिशन के अलावा भी और भी बहुत सारे क्या हैं, उनके द्वारा क्या हो रही है, प्रतिक्रियाएं इसमें दी जा रही हैं, यानी कि इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं। सरकार का इसमें दोस्तों तर्क क्या है, विपक्ष का कहना तो ये है कि ये लोकतंत्र को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। और लोकतंत्र को डैमेज कर रहा है कैसे, जो चेक एंड बैलेंस है उसको डैमेज कर रहा है, चेक एंड बैलेंस को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। प्रश्न थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, चेक एंड बैलेंस आखिर होता क्या है, कि चेक एंड बैलेंस की जो बात आई, ये क्या बात होती है चेक एंड बैलेंस। हम थोड़ा सा अगर चेक एंड बैलेंस को समझने का प्रयास करें, देखिए दोस्तों, चेक एंड बैलेंस जो है, एक सिंपल सी बात समझना है कि चेक एंड बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है उसी के साथ क्या होता है दोस्तों, जुड़कर चलता है। शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को अगर हम देखते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका जो होता है सेपरेशन ऑफ पावर,
समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि चेक एंड बैलेंस की जो हम बात कर रहे हैं तो कैसे चेक एंड बैलेंस जो है दोस्तों, ये विशेषता होती है प्रेसिडेंटरी गवर्नमेंट की, यानी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली की, यानी कि दुनिया में जहां जहां आपको प्रेसिडेंटरी सिस्टम मिलेगा तो उसकी ये विशेषता आपको देखने को मिलेगी। क्या वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होगा और बहुत ही कठोर होगा। जैसे हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में नहीं आ सकते, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में नहीं आ सकते। इसी तरह कार्यपालिका जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, यानी कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में नहीं आ पा रहे हैं। विधायिका दोस्तों क्या है, प्रेसिडेंट वहां पर जो है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पा रही है। न्यायपालिका के अंदर कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है और ना ही न्यायपालिका जो है वो कोई मंत्री बन सकती है या हाउस के मेंबर बन सकती है। जैसे हम देखते हैं अमेरिका के अंदर आपका क्या है, कांग्रेस है, कांग्रेस के 2 हाउस हैं, एक तो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा आपका क्या है, सीनेट है। तो ये आपने देखा, यानी कि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर एक मजबूत, एक कठोर पाया जाता है। कहां पर आपको, अमेरिका, यूएसए, यानी कि आपका क्या, प्रेसिडेंटरी सिस्टम। तो जहां प्रेसिडेंटरी सिस्टम होगा वहां चेक एंड और बैलेंस भी बहुत ही क्या होगा दोस्तों, मजबूत होगा, यानी कि आपका स्ट्रांग होगा। ये एक नेचुरल है, एक स्वाभाविक है कि जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होगा वहां पर चेक एंड बैलेंस मजबूत होगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर किसके, भारत के बारे में, तो भारत के बारे में दोस्तों आप क्या बोलेंगे, भारत में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही मजबूत नहीं है। हम अगर बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, केवल और केवल कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका दोस्तों आप देखेंगे तो आर्टिकल 50 में आपको दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर कि कार्यपालिका न्यायपालिका एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी तरह 1973 में हम बात करते हैं तो जब आपका सीआरपीसी लागू हुआ तब कार्यपालिका को कुछ पावर थी, जो जुडिशरी वाली पावर थी उसको न्यायपालिका को दे दिया गया था। तो एक ये आपने देखा कि यहाँ पर आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। बाकी आप देखेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका का सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है, समन्वय है और कोऑर्डिनेशन है। और तीसरा दोस्तों आप देखेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यहां भी दोस्तों संविधान में तो ज्यादा अच्छा उल्लेख नहीं है, कुछ आर्टिकल जैसे आर्टिकल 122 वगैरह उल्लेख है, नहीं तो मोस्टली आप देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा लाइट ही है, बहुत टफ नहीं है। और दूसरा बेटा क्या आपका, विधायिका और कार्यपालिका में तो किसी भी तरह का आपका सेपरेशन ऑफ पावर है ही नहीं। तो मोस्टली देखा जाता है कि जो संसदीय प्रणालियां होती हैं वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर, मैं फिर बोल रहा हूं, अध्यक्षीय प्रणाली का गुण है सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। लेकिन संसदीय प्रणाली का, चाहे आप ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की तो बात छोड़ ही देनी चाहिए, है ना। ब्रिटेन की तो स्थिति ये है कि ब्रिटेन की दोस्तों स्थिति ये रहती है कि ब्रिटेन के अंदर तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात ही नहीं करनी है, वहां तो जो संसद कह दे वही क्या है, फाइनल है, जो संसद कह दे वही फाइनल है। तो संसदीय प्रणाली में जो चेक एंड बैलेंस की बात है मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अब भारत, और हमारे यहाँ एक टॉपिक भी तो है सिलेबस में, सिलेबस क्या है, अन्य देशों के संवैधानिक से हमारी तुलना। तो मैं उस रिगार्डिंग भी आपको उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको आप उस टाइप से ही समझें। क्लियर। तो भारत में संसदीय प्रणाली है, तो आपने क्या देखा, संसदीय प्रणाली में आपका क्या नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ पावर उतना मजबूत नहीं होगा, दूसरा चेक एंड ऑफ बैलेंस उतना मजबूत नहीं होगा। हम ब्रिटेन को भी देख लें भाई, ब्रिटेन की अगर आप बात करते हैं तो ब्रिटेन में तो स्थिति ये है, ब्रिटेन की स्थिति ये है कि वहां पर संसद संप्रभु ही नहीं, संसद की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है, संसद सुप्रीम है। तभी तो वहां के संसद के बारे में कहा जा रहा है कि वहां की संसद एक काम नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, पुरुष को, हाँ पुरुष को महिला, महिला को पुरुष।
हालांकि मैं तो बोलता हूँ वो काम भी कर सकती है। अब तो ये कहना चाहिए कि एडल्ट को चाइल्ड और चाइल्ड को एडल्ट नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। वहाँ दोस्तों क्या है कि वहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, उस पार्लियामेंट की दो भाग हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड में दोस्तों 9 मेंबर को आपका लो लॉर्ड कहा जाता था, लो लॉर्ड। और ये लो लॉर्ड दोस्तों वहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट थे। हालांकि 2010 में अलग से तो सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि जो बेसिक लॉ होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी लॉ होते हैं, उनका क्या कर सके, रिव्यू कर सके। यानी कि 2010 से सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों ये पावर नहीं कि वो प्राइमरी लॉ को क्या करे, उसका जुडिशियल रिव्यू करे। यानी कि जुडिशियल रिव्यू प्राइमरी लॉ का नहीं कर सकते, यानी कि आपका जो सेकेंडरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ का कर सकते हैं। प्राइमरी लॉ उसको कहा जाता है जो पार्लियामेंट के द्वारा दोस्तों क्या होता है, पास होता है। और सेकेंडरी लॉ उसे कहा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा उस बने हुए कानून को जो पार्लियामेंट ने बनाया उसको लागू करने के लिए। और एग्जीक्यूटिव में भी कौन सा आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एडमिन बॉडी जो है, उसके द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उसको सेकेंडरी लॉ कहा जाता है। यानी कि जो मूल प्राइमरी लॉ है उसको लागू करने के लिए, तो वहां पर केवल सेकेंडरी लॉ का दोस्तों जुडिशियल रिव्यू होता है। तो माना ही जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपको चेक एंड बैलेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर उतना मजबूत नहीं है जितना प्रेसिडेंटी सिस्टम में है। भारत में बेटा सेम बात यही है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम बात करते हैं ना प्रेसिडेंटी सिस्टम की, तो प्रेसिडेंटी सिस्टम में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर गणतंत्र, यानी कि आपको गणतंत्र, इसको भी हल्का समझ लीजिए, क्योंकि जब बेंजामिन का नेतन्याहू यानी कि जो हमारे इजराइल के पीएम हैं, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा, कि भाई मेजॉरिटी जनता ने जिन्हें चुना, और जनता ने जिन्हें चुना उनके अकॉर्डिंग ये लॉ पास हुआ है, तो बहुमत का शासन है। तो बहुमत का शासन है, मेजॉरिटी का शासन है, मेजॉरिटी का शासन है, तो बहुमत जो कहे वही सही होगा। अल्पमत की बात का क्या मतलब है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है, डेमोक्रेसी ऐसी चलती है, तो क्या अल्पमत की बात सुनकर बहुमत की बात को इग्नोर कर देना चाहिए? यहां मेरा अल्पमत से मतलब किसी धर्म जाति से नहीं है। अल्पमत से मतलब जो अल्प में है, यानी कि जो अपनी राय को ज्यादा बड़े अच्छे से रख नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास में पार्लियामेंट के अंदर नंबर नहीं है। गेट माय पॉइंट? अल्पमत तो बहुमत का शासन है, तो वो कह रहे हैं कि तो बहुमत का शासन आएगा। आप सुन लीजिएगा, परसों का उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने मीडिया के सामने आके यही बोला कि इस बिल से क्या होगा, इस बिल से लोकतंत्र मजबूत होगा, बहुमत का शासन क्या होगा, स्टैब्लिश होगा। बहुमत का शासन स्टैब्लिश होगा तो यही तो लोकतंत्र की विशेषता है, वो ये बात को बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब हम देखते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक, जैसे हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहीं भी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। शब्द का प्रयोग क्या किया? शब्द का प्रयोग किया है गणतंत्र का, गणतंत्र का। और गणतंत्र का प्रयोग करके उन्होंने कहा, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन, लोगों का शासन यानी कि बहुमत का शासन। और इस बहुमत ने संसद में अपने प्रतिनिधि भेजे, संसद में क्या भेजे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और ये रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, बना रहे हैं लॉ, तो ये कहीं ना कहीं बहुमत की अभिव्यक्ति है, माननी चाहिए। यहां पर गणतंत्र, गणतंत्र यानी कि प्रत्येक का शासन, और ये प्रत्येक व्यक्ति का शासन चलेगा किससे? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए आप देखते हैं कि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका में क्या है दोस्तों, आपका संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका के अंदर। हालांकि वो बात अलग है, ये संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका की सर्वोच्चता बन गई, यानी कि ये संविधान की सर्वोच्चता
न्यायपालिका की सर्वोच्चता वहां पर बन गई है दोस्तों, बोलो हाँ कि ना। क्यों बन गई न्यायपालिका की सर्वोच्चता? क्योंकि न्यायपालिका जो कह दे, जज जो कह दे वही सही है। तो बेंजामिन यही बात बोल रहे हैं। अब सरकार का तर्क देखिए, सरकार क्या कह रही है कि जो ये जुडिशरी है ये अब क्या करने लगी है, मनमानापन करने लगी है। जो मनाता था वही क्या करती थी, सरकार की चुनी हुई सरकार जो बहुमत की सरकार है उसके काम में अड़ंगा अड़ाती है। ये सरकार का पहला तर्क है। अगर आप परसों का उनका स्पीच सुनेंगे तो वो इसी बात को बोल रहे थे कि न्यायपालिका सरकार के कामकाज में चुनी हुई सरकार को क्या कर रही है, बीच में टांग अड़ा रही है, उसके काम में अड़ंगा लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं, लगातार शक्ति में संतुलन बिगाड़ रहे हैं। यानी कि जो एक संतुलन था उस संतुलन को क्या कर रहे, खत्म कर रहे हैं, एक असंतुलन सा पैदा कर दिया है। और एक बात उन्होंने और बोली जो दक्षिण पंथी को फेवर में बोली, वो क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाम पंथियों का अड्डा बन गया है और वो सरकार के लिए हमेशा क्या टांग अड़ाने का या उसके काम को रोकने का क्या बना है, एक माध्यम तरीका बना है। तो ये बेंजामिन ने बात को बोली। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे चले। ये दोस्तों हमने जाना संसद के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात करें कि अब क्या होने वाला है वहां पर, आगे क्या। अगर दोस्तों हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर जो हाई कोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट से ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट निकला है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के 15 मेंबर हैं और वही 15 मेंबर, जो 15 मेंबर सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं वही 15 मेंबर आपके हाई कोर्ट में बैठते हैं। जैसे ही पहली बार कोई भी मामला जब इजराइल की जुडिशरी में जाता है तो वो जाएगा पहले हाई कोर्ट में। तो वही 15 जज बैठकर क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। अगर उस मामले से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो दोबारा मामला फिर जुडिशरी जाएगा, तो फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वे 15 जज अपनी शर्ट्स वगैरह बदलकर आके यहाँ बैठ जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। ये वहाँ का सिस्टम है, ये वहाँ की एक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात हमें बताना भूल गया। इजराइल के अंदर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इजराइल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और दोस्तों जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जैसे हम यूके की बात करें तो यूके के अंदर आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ना होने का एक ही कारण होता है कि वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। जहां भी आपको एकात्मक सरकार दिखाई देगी तो मोस्टली मानकर चलिए वहां पर संविधान की कोई जरूरत ज़्यादा होती नहीं है। और जहां फेडरल सिस्टम होगा यानी कि संघीय व्यवस्था होगी, वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर बेटा आपका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा, और पावर होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर वहां सुप्रीम कोर्ट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो बात यही है कि जब यूके की तरह यानी कि वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो जुडिशरी बहुत अधिक पावरफुल नहीं हो सकती, जैसे ब्रिटेन में नहीं है। मैंने अभी आपको बताया। अब जो ये तर्क दिए जा रहे हैं मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूं कि तर्कों का कितना प्रभाव है, इसको आप समझिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम लोग अगर वही सब लोग जो मीडिया में चल रहा है उन्हीं को सुनकर बातें बोलेंगे तो इसका मतलब हमारी एक मूलभूत समझ नहीं बन पा रही है। और यही मूलभूत समझ क्या करती है, परीक्षा के कक्ष के अंदर नहीं, परीक्षा के अंदर हमारे सामने समस्या उत्पन्न करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, फिर नंबर भी वैसे ही आते हैं। तो हमेशा मैं मानता हूं और मैं कहता भी रहा हूं कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कीजिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अलग तरीके से सोचेंगे, तब बेटा नंबर मिलेंगे। अगर आप सब ये न्यूज़पेपर फलाना फलाना यूट्यूब को देखकर सुनेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। बात कब बनेगी, बात बनेगी तब जब आप क्या करेंगे, सुनेंगे, कॉन्सेप्ट को ठीक से क्लियर करेंगे। अब देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि यूके के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पार्लियामेंट क्या है, पावरफुल है, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा आपका मजबूत नहीं है तो बेटा वहां पर क्या होगा, वहां पर जुडिशरी की भी इंडिपेंडेंट होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना, ये तो बेसिक फंडामेंटल वाली बातें हैं।
दूसरा, जैसे मैंने कहा यूके के अंदर जो प्राइमरी लॉ हैं उनको रद्द नहीं किया जा सकता, उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता, उनको रद्द नहीं किया जा सकता, उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही इजराइल के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है दोस्तों, एक लॉ का कलेक्शन कर रखा है। और मोस्टली देशों में इसी बोलते हैं, हम ब्रिटेन में बोलेंगे तो उसको यही कहते हैं, लॉ का कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ लॉ, जिसको बेसिक लॉ बोल दिया जाता है, बेसिक लॉ, बेसिक लॉ। तो दोस्तों क्या है कि वहां पर बेसिक लॉ इजराइल के अंदर क्या होता है, क्रियान्वित होता है। बेसिक लॉ उसको बोलते हैं। अगर आप जुडिशरी को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल, तो 1958 से आप देखेंगे तो वहां पर 48 में आपका बना था, 15 मेंबर हैं, और ये 58 से दोस्तों तैयार हो, 58 से बन गया था, 1958 से बेसिक लॉ। हाँ, बेसिक लॉ, बेसिक लॉ ऑफ इजराइल है ना, बेसिक लॉ। ये 1958 में दोस्तों उन्होंने अपना तय कर लिया था कि ये हमारा लॉ का कलेक्शन होगा, जिसको हम बेसिक लॉ कहेंगे। कई देशों में, जैसे मैंने ब्रिटेन में भी कहा, वहाँ भी बेसिक लॉ जैसे ही चलता है, यानी कि वो रूढ़ियों को ही, अपनी परंपराओं को ही, अभिसमय को ही एक बेसिक लॉ की तरह मान लेते हैं। जैसे बेटा हमारे यहाँ पर चलता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ऐसे ही वहाँ पर चलता है कोर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती केस आपने सुना होगा कि वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, केशवानंद भारती केस से आया। ऐसे ही वहाँ पर दोस्तों कोर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि इस बेस के ऊपर, कि जिनको कोर वैल्यू में डाल दिया गया कि ये इजराइल के बेसिक लॉ की कोर वैल्यूज़ हैं, इसमें अगर कोई चेंजेस होगा तो हम देखेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे। लेकिन जो ये कोर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक लॉ पर लागू नहीं होता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहां पर जो कोर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये वहां के बेसिक लॉ पर लागू नहीं होता। इसका मतलब संभावनाएं कम है जो ये बिल पास हुआ है, क्योंकि जो ये बिल पास हुआ है, इसको वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की पार्लियामेंट ने एज ए बेसिक लॉ पास किया है, एज ए बेसिक लॉ पास किया है। तो जब बेसिक लॉ की तरह पास किया है, तो इसके ऊपर कोर वैल्यू की थ्योरी नहीं लगेगी। इसका मतलब उसका रिव्यू जुडिशरी नहीं कर पाएगी ज़्यादा। तो उम्मीद कम है कि जुडिशरी इसमें ज़्यादा कुछ कर पाए। इसके अलावा एक और दोस्तों वहाँ पर थ्योरी लागू होती है। वो थ्योरी क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। ये भी एक थ्योरी लागू होती है इजराइल के अंदर। ये भी थ्योरी दोस्तों लागू नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये भी बेसिक लॉ के ऊपर दोस्तों क्या है आपका, यानी कि जो बेसिक लॉ है उसके ऊपर क्या है, लागू नहीं होती। जो सेकेंडरी लॉ होते हैं बेसिक लॉ के अलावा, उनके ऊपर ये दोनों थ्योरी लागू होती है। तो इसलिए ये भी उम्मीद कम है कि वहाँ पर जुडिशरी इसका अगर रिव्यू करे तो वो उसको क्या कर पाए, कुछ पास कर पाए, यानी कि इसको कुछ फाइनल, इस पर कुछ कॉन्क्रीट कर पाए या कुछ रिजल्ट रख पाए, कुछ बात को रख पाए। तो ये दोस्तों हमने देखा इजराइल के बारे में। तो हमने पूरा सिस्टम को जाना, सारी बातों को जाना। मैं थोड़ा सा दोस्तों जुडिशरी के बारे में आपको और बता दूं, हल्का सा थोड़ा सा जान लेंगे तो आपके सेकंड पेपर में जो जीएस का है वहां भी दोस्तों ये काम करेगा। जानना इसलिए भी है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बातें हमारी भी दोस्तों जुड़ती है। वहां पर दोस्तों जो 15 जजों की नियुक्ति होती है, जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है, और यही मैंने आपको बताया वहां का सुप्रीम कोर्ट कह लो या हाई कोर्ट कह लो, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। और प्रेसिडेंट महोदय जो करते हैं वो एक जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा करते हैं। और जो जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी दोस्तों जो है वो वैसी है जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, जिसमें आपके सीजीआई वहाँ के 2 और जजेस होते हैं। इसके अलावा आपके जो वहाँ की पार्लियामेंट है, कुछ उसके मेंबर होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, नियुक्ति करते हैं 15 जजों की। तो ये दोस्तों वहाँ का जुडिशरी सिस्टम आपने देखा। हम दोस्तों वहाँ पे हल्का सा मैं आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात भी कर दूं कि अगर आप इजराइल की एग्जीक्यूटिव बॉडी भी देखेंगे तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है दोस्तों वो वैसी है जैसी हमारे यहाँ पर है। आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट है और साथ में आपके पीएम है और साथ में आपका मंत्रिपरिषद है। तो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। पीएम है, रियल पावर एंजॉय करते हैं, रियल हेड, और साथ में आपका मंत्रिपरिषद यानी कि
जो पीएम की सहायता के लिए है। तो पावर का यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का सिस्टम सेम ऐसा ही है। और फिर मैं कहूँगा भविष्य के बारे में अगर हम बात करें तो भविष्य में दोस्तों क्या होने वाला है, एक तो मैंने बता दी आपको कि जो लोकतंत्र के ऊपर बातें उठ रही हैं, तो चेक एंड बैलेंस के ऊपर बातें उठ रही हैं, उसकी रियल स्थिति मैंने आपको बता दी कि ऐसा कुछ नहीं, एक सिस्टम है, वहाँ पे वो लेके चला जा रहा है। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जो बोलते थे आपका वेस्ट बैंक के अंदर, और वेस्ट बैंक आप जान ही रहे दोस्तों, वेस्ट बैंक और आपका गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बैंक में आप जानते हैं हमास, और जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर अल फतेह करके संगठन, क्योंकि इसराइल के अंदर भी क्या है, दो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पावर में है। इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर अल फतेह है, और वेस्ट बैंक के अंदर आप देखेंगे तो वेस्ट बैंक के अंदर आपका हमास है। तो यहाँ पर जो आपके इजरायली बस्तियों के जो सेटलमेंट हैं उनको वो लीगलाइज करना चाहते हैं, और अभी तो इन्होंने एक लॉ ही लाए हैं, अभी सुनने में है कि 3 लॉ और लेकर आएंगे, लेकिन ये पहला लॉ इसीलिए कि ताकि पहले ये जो आपका दक्षिणपंथी पार्टियां हैं इनका जनाधार मजबूत रहे। जब बाकी 3 और लॉ लाए जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पूरे समर्थक हैं यानी कि जो आपका पूरे समय जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में काफ़ी लोग खड़े हो जाएं, काफ़ी लोग आ जाएं। तो थोड़े दिन अभी ये प्रोटेस्ट चलेंगे, भविष्य मेरे को दिखता है कि थोड़े दिन अभी ये और बातें चलेंगी, थोड़े दिन और चलेंगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद में हो सकता है पीएम कुछ अपील करें, अपील करने के बाद प्रोटेस्ट धीरे धीरे रिलैक्स किया जाए, शांत कराए जाएं, और हो सकता है कि अपनी ही पार्टी के जो सपोर्टर समर्थक हैं वो भी सड़कों पर उतर जाएं और इन प्रोटेस्ट को क्या करें, कंट्रोल करा दें। अब बात ये करें कि इस प्रकार का होना क्या डेमोक्रेसी के लिए सही है या गलत है। देखिए मैंने आपको पूरा एक सिस्टम बताई दिया कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिपब्लिक में क्या होता है। हर देश का अपना अपना एक सिस्टम है, सभी जगह कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है। भारत इससे क्या सीख सकता है? देखिए भारत में इस प्रकार की संभावनाएं कम हैं। क्यों संभावनाएं कम हैं, मैं ये भी हल्का सा आपको बता दूं जानकारी के लिए, ताकि आपको ये बात भी दोस्तों कह रहे हैं आपको क्लियर रहे। जब मैं भारत की दोस्तों बात करता हूं तो भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में लोकतंत्र या गणतंत्र, भारत में अगर हम बात करें कि भारत में लोकतंत्र ज़्यादा हावी है, प्रभावी है, या गणतंत्र ज़्यादा प्रभावी है। मैंने एक बात, मोटी सी बात आपको बोली कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने बड़ा सुंदर दोस्तों सिस्टम बनाया, लोकतंत्र भी लिया, गणतंत्र भी लिया। लोकतंत्र ले लिया यूके से और गणतंत्र ले लिया आपका यूएसए से। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, लोकतंत्र क्या बोलता है, बहुमत का शासन। लोकतंत्र बोलता है बहुमत का शासन। तो जब बहुमत का शासन होगा तो संसद सर्वोच्च होगी। लेकिन क्या भारत में संसद सर्वोच्च है? आप कहेंगे सर नहीं, संसद सर्वोच्च भारत में नहीं है। भारत में संसद संप्रभु है। संप्रभु से मतलब इतना ही है कि संसद जो है देश का कोई भी कानून पारित कर सकती है, पास कर सकती है। भारत में दोस्तों क्या है, गणतंत्र है। गणतंत्र का सीधा अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है संविधान की सर्वोच्चता। जो अमेरिका वाला सिद्धांत है, संविधान की सर्वोच्चता। मैं इसको दोस्तों डिटेल से एक नए लेक्चर में, अलग लेक्चर में पूरा डिटेल से आपको समझा दूंगा कि ये क्या होता है इसका मतलब, लेकिन शॉर्ट में जिसे आप समझ जाएं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, और न्यायपालिका ने गणतांत्रिक मूल्यों को, संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखा है। किसके माध्यम से? मौलिक ढांचे के माध्यम से। हाँ दोस्तों, ये वही मौलिक ढांचा है जो केशवानंद भारती केस के माध्यम से आया था, और आप जानते हैं इसका फिर कई सारे तत्वों को शामिल किया गया था। तो होता क्या है कि अगर संसद भारत में कोई भी कानून पारित करती है तो न्यायपालिका ऑन द बिहाफ ऑफ मौलिक बेसिक स्ट्रक्चर उस कानून को, उस लॉ को, उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड करने का अधिकार रखती है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र और गणतंत्र, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, गणतंत्र प्रभावी ज़्यादा है। मतलब केवल बहुमत का नहीं, अल्पमत का भी ध्यान देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे बहुत पुराने विवाद, शंकरी प्रसाद से लेके मिनर्वा मिल्स तक के विवाद आप देखेंगे वो इसी संघर्ष में कि भैया फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी, क्योंकि सरकार हमेशा बहुमत क्या चाहेगा,
डीपीएसपी मजबूत हो, जबकि न्यायपालिका क्या कहती है, फंडामेंटल राइट मजबूत हो। तो भारत में भी विवाद चलता रहा, लेकिन हम हमेशा उसी स्तर पर क्या करते रहे, इनका सोल्यूशन निकालते रहे। तो भारत में कभी भी इस प्रकार की मुझे पॉसिबिलिटीज़ नहीं लगती। और आप देखते भी हैं, जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था, तो उसको सरकार लेकर आई, न्यायपालिका ने उसको रद्द कर दिया, नल वॉइड कर दिया। तो बहुत आंदोलन प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। सरकार ने भी कहा, बस नहीं कहा कि यह संसद की संप्रभुता का उल्लंघन है, इतना क्या कि बात खत्म हो गई। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, न्यायपालिका के ऊपर कुछ मंत्री ने स्टेप लिए, है ना, बात बोली, तो वो मामला करके हम शांत कर लेते हैं। यानी कि स्थिति इतनी नहीं बिगड़ने देती कि जिससे जनता क्या आ जाए, रिवोल्ट के मूड में आ जाए, जनता प्रोटेस्ट के मूड में आ जाए। तो इससे पता चलता है कि हमारे ये संविधान की जो जड़ें हैं, हमारे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, वो कितने गहरे से, दिखने में कोई कुछ भी कहता है लेकिन बहुत गहरे से हमारे यहाँ पर स्थापित हुई हैं। और लगभग 70 सालों में हम ये कहते हैं कि हमारे संविधान की क्षमता ये क्या होती है, टेस्टिंग हो जाती है कि हमारे संविधान की कितनी कैपेसिटी है, कि हम कितने सुंदर तरीके से, कभी क्रांति नहीं, इस प्रकार की कोई प्रोटेस्ट नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। बड़ा देश है इजराइल की, अगर आप बात करते हैं, भाई 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है, और जहाँ 75% करीब आपके ज्यूस हैं, 80% वहाँ पर माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। तो इतना वहाँ पर क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन भारत में इस प्रकार की चीज़ें नहीं। तो इसमें इतना ही। और आपको दोस्तों अगर कोई भी कोर्स करना है, मैं अनअकैडमी पे इंडियन पॉलिटी की क्लासेस लेता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस लेता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी क्लास लेता हूँ, गवर्नेंस क्लास लेता हूँ, और एथिक्स और साथ में एससी की क्लासेस लेता हूँ। आपको कोई भी क्लास लेनी है, आप मेरा कोड यूज़ करें, निपुण A10 कोड को यूज़ करें, और आइए, पर्सनल मेंटरशिप भी दूंगा, पर्सनली आपसे डायलॉग भी क्या करूंगा। आप जुड़िए मेरे साथ, और जुड़कर आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए, IAS बनिए, अधिकारी बनिए, जो आप तय करना चाहते हैं वो आप करिए। मैं आप सबके लिए सहायता के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।